तो मैं एक बार फिर से टॉर्क स्टार्ट कर रहा हूं। टॉर्क सबको बताइए, द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, उसे बोलते हैं टॉर्क। बाय डेफिनेशन टॉर्क, सिंबल ये होता है टॉर्क का, सबको पता है सिंबल क्या होता है? ये सिंबल का नाम क्या होता है? टाउ, ठीक है ना। तो ये टॉर्क का सिंबल होता है इन जनरल, और टॉर्क को बाय डेफिनेशन बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने हाँ ठीक, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है। सबको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने इसको होल्ड किया हुआ इस तरह से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से मैंने होल्ड किया हुआ है ना, इन दोनों फिंगर से पास करके एक लाइन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन होती है हमेशा, ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और नाउ आई कैन रोटेट इट दिस वे। पता लग रहा है सबको, है ना। तो टॉर्क रोटेट हो सकती है कोई चीज, तो टॉर्क है इसका मतलब। तो बाय डेफिनेशन टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये तो डेफिनेशन है। अब इस चीज को अगर हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने जेड एक्सिस में बनाया है, कमिंग आउट ऑफ प्लेन। आ रही बात समझ में? इस टाइम ये इट इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, और अगर सपोज मैं एक फोर्स लगाता हूं यहां से ऐसे, सो इफ आई शो यू दिस थिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। पता लग रहा है ना मैंने कैसे होल्ड किया हुआ है? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और मैं फोर्स लगा रहा हूं थोड़ा ऐसे इंक्लाइंड। अरे लग जा भाई, क्या घूम जाएगा? घूम गया ना इससे, तो इसका मतलब टॉर्क है। डायग्राम समझ में आ गई? अब ये क्या कह रहा है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं थोड़ा सा। एक्सिस यहां से पास कर रहा है, एक्सिस से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस डिस्टेंस को अगर मैं आर मार्क कर देता हूं, ठीक है ना, एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और हमेशा आर को हमें एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना होता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस से फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ये कभी भी फोर्स से एक्सिस नहीं होता, एक्सिस से फोर्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ये, कैन वी से दैट? आर वेक्टर की डायरेक्शन पता लग गई सबको, हमेशा एक्सिस से टुवर्ड्स फोर्स, ठीक है। अगर हम इस एंगल को कुछ नाम दे देते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ऑन द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स इस लाइन पे लग रही है, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन से यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हो सकता है हमें फोर्स को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फ्रॉम द एक्सिस टू द फोर्स, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं इनको। ये क्या हो गया? नहीं, मुझे लग रहा है प्रीवियस पे जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये थीटा है, तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, इजंट इट? तो कैन वी से परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा। सबको समझ में आता है अगर मैं इसको आर साइन थीटा डायरेक्ट बोल दूं बिना कुछ और बोले? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर साइन थीटा, है ना। तो इस हिसाब से देखें तो टॉर्क होनी चाहिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर साइन थीटा। बात समझ में आई? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सबको समझ में आ गई बात? वेरी गुड। मैं ये बोलने वाला था कि इस पूरी स्टोरी के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या लगा, तो वो कॉम्प्लेक्स पार्ट यही होता है, ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हुआ, यही नहीं समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया? एक्चुअली क्या होता है, फोर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, लाइन है,
है ना, कैन बी एक्सटेंडेड। तो हमने क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, जब हम एग्जांपल्स करेंगे थोड़ा इजी लगने लग जाएगा। बाकी ये है कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक ऑल्टरनेटिव भी होता है हमारे पास। एक्चुअल यूज़ करते टाइम तो हम ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि टॉर्क एक्चुअली होती क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो टॉर्क आ गई फोर्स इंटू आर साइन थीटा। तुम इसको हमेशा आर इंटू एफ साइन थीटा बोलोगे, और क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको आर क्रॉस एफ बोलते हैं। सबको पता है ना, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है आर क्रॉस एफ, एंड टॉर्क इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास इसका एक फाइनल रिजल्ट है। नहीं, आर तो डिस्टेंस है यहाँ पे, आर इज जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू दिस पॉइंट, लेकिन हमें लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसलिए मुझे आर साइन थीटा लेना पड़ा टेक्निकली। मतलब हमेशा हमें ब्लाइंडली आर नहीं लेना, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्योंकि आर तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मार्क किया बस एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, है ना। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर खुद है या उसका कोई और कॉम्पोनेंट आ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में टॉर्क आ जाती है आर क्रॉस एफ। बोलो यहाँ तक कोई बात, देख लो आराम से। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा सा, मतलब इस चैप्टर के अंदर रोटेशन के अंदर एज सच यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बाकी इजी होता है काम। जैसे हाँ, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब टॉर्क इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। तो अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए तुम यूज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। whenever you do cross product of two vectors, the resultant vector is the vector which is perpendicular to the plane containing both the vectors। याद है वाली बात? नहीं है याद? नहीं है ना याद? तो याद कर लो, वेक्टर्स ऐसी चीज है जो ऑन एंड ऑफ यूज होती रहेगी हर चैप्टर में, मोर और लेस कहीं ना कहीं वेक्टर का काम आता है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को रेफर करते हैं तो आर इज दिस, एफ इज दिस, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी, राइट हैंड रूल। फर्स्ट वेक्टर आर है, सेकंड वेक्टर एफ है। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर को एक तरफ अगर हम कर्ल करते हैं फिंगर्स ऑफ आर राइट हैंड, तो थंब गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, यहीं पर ऐसा नहीं, यहीं पे लगेगा, हर जगह जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ पे ये बात अप्लाई होती है। दैट रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। तो फिलहाल यहाँ पे बोथ द वेक्टर्स जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं किस वेक्टर की बात कर रहा हूँ? व्हाट आर बोथ द वेक्टर्स हियर इन दिस केस? आर एंड एफ। तो क्या हमें दिख रहा है, आर और एफ दोनों ही प्लेन ऑफ बोर्ड में है, तो इसका मतलब टॉर्क इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इट कैन बी आइदर आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, दो ही ऑप्शन बचती है। उसमें भी आउटवर्ड या इनवर्ड कैसे पता चलता है, राइट हैंड रूल से। आर से एफ की तरफ कर्ल करो, थंब रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इस टाइम आउटवर्ड्स है ये, ठीक है। देयर इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम थिंग। तुम्हें अगर ये राइट हैंड रूल में थोड़ी दिक्कत आती है तो तुम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। आर से एफ, एक तो ना याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। मतलब ये आर क्रॉस एफ है, तुम इसको एफ क्रॉस आर नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग इट? क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाता है दोनों में, ठीक है ना। तो ये आर क्रॉस एफ होता है, एसेंशियली आर क्रॉस एफ, ठीक है। और आर से एफ क्या लगता है ये एंगल? आर से एफ अगर एंगल देखे तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो तुम ऐसे भी कह सकते हो, राइट हैंड रूल नहीं लगाना ना, तुम इसको ऐसे बोल दो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क। भैया अगर ये फोर्स ऐसे ना लग के नीचे से लगे तो फिर आर से एफ ऐसे हो जाएगा, आर से एफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज सच क्लॉकवाइज वैसे आउटवर्ड्स होता है, याद रहे तो ठीक है, वरना खाली क्लॉकवाइज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट बस डॉट प्रोडक्ट होता है, आंसर आ जाता है, उसमें डायरेक्शन नहीं देखते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका रिजल्ट एक स्केलर होता है, वहाँ डायरेक्शन की बात ही नहीं होती, ठीक है ना। मैं याद दिला देता हूँ, चलो अभी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आउटवर्ड्स होती है, क्लॉकवाइज टॉर्क इनवर्ड्स होती है, ऐसे भी याद रख सकते हो तुम, ठीक है ना। तो राइट हैंड रूल नहीं लगाओगे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सबको समझ में आता है। बस ये है कि ध्यान हमेशा ये रखना है कि आर से एफ जाना है, एफ से आर नहीं आना, वरना गलत करोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकते हैं ना, देखो आर वेक्टर हमेशा एक्सिस से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ आर वेक्टर होता है, फोर्स ऐसे जा रही है तो आर से एफ, आर से एफ क्लॉकवाइज हो गया ना सेंस, ठीक है। ऐसे देखते हैं टॉर्क की डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क में, क्योंकि जब क्वेश्चंस होते हैं तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, आना चाहिए डायरेक्शन देखना। अरे भैया एक मिनट रुक, ये आर है, एफ अगर मैं ऐसे लगा दूं तो आर से एफ क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा? ये डिपेंड करेगा ना कैसे लग रही है फोर्स, उस केस में ऐसे आ रहा है, बट ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे सीसॉ नहीं होता, सीसॉ तो पता है, बैलेंसिंग एक्ट, तो उसमें एक तरफ से क्लॉकवाइज टॉर्क होती है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होती है, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए। हाँ अभी क्वेश्चन लेंगे तो पता लग जाएगा। ये चेंज कर दूं, हो गया। अच्छा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता लग रहा है, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या आ रही है? न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, तो वैसे देखो तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अगर डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर डायमेंशन वाइज वर्क डन भी होता है ना। लेकिन वर्क डन और टॉर्क बिल्कुल अलग चीजें होती हैं, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। वर्क डन होता है और टॉर्क एक अलग चीज है, इसका काम है रोटेशन, डायमेंशनली सेम होती है दोनों, ठीक है ना भाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ भी फोर्स इंटू एक्स आएगा डिस्टेंस, यहाँ भी फोर्स इंटू डिस्टेंस आ रहा है, डायमेंशन तो सेम ही हुई, ठीक है ना। बट ये टॉर्क होता है, थोड़ा सा आइडिया लगा, अभी बहुत थोड़ा सा ही लगा है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आइडिया बताया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं इसके, चलें आगे। ओके, इससे पहले कि हम और बातें करें, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कंडीशंस ऑफ नो टॉर्क। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे टॉर्क नहीं लगती है? कंडीशंस ऑफ नो टॉर्क, जीरो टॉर्क, याद है अंजलि? क्यों, तुम तो थे लास्ट क्लास में शायद, नाम भूल गया उसका, देविका। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड, याद है, देखो याद है कंडीशंस। तो कंडीशन ऑफ नो टॉर्क देखो जरा, कंडीशन ऑफ नो टॉर्क मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। एक्सिस का है, ये एक्स, एक्सिस ये है, आओ कोई बात नहीं, लास्ट टाइम वाले चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये एक्सिस है, ये मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लग रहा है घूमेगा ये घूमेगा? ये नहीं घूम रहा है ना, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं घूम रहा है इस टाइम, ये नो टॉर्क है, टॉर्क नहीं लग रही इस टाइम। ये मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचूँ, क्या ये घूमेगा? ये भी कंडीशन ऑफ नो टॉर्क है। तो अभी हम इनको देखेंगे कि नो टॉर्क की कंडीशन का मतलब क्या होता है। बट पता लग रहा है, इस केस में भी ये नहीं घूमेगा, ऐसे भी नहीं घूमेगा, तो ये कौन से केस हैं अभी हम देखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे लगाई फोर्स, तो ये घूम जाता है, आ रही है बात समझ में? तो क्या डिफरेंस है इन बातों में कि किस केस में टॉर्क नहीं लगती है और किस केस में लगती है। तो कंडीशन ऑफ नो टॉर्क, पहला पॉइंट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट, इफ फोर्स ऑन एक्सटेंडिंग, या अदरवाइज ऑल्सो, जरूरी नहीं एक्सटेंड करना, देयर मे बी अ चांस टू एक्सटेंड। तो इफ फोर्स कट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ फोर्स कट्स द एक्सिस, ऑन एक्सटेंडिंग क्यों लिखा ही बता रहा हूँ, हो सकता है एक्सटेंड करना पड़े। ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो प्लेन में ही है, स्टेम प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ही, ठीक है ना। सोचो अगर मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगाई, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने पकड़ रखा है, ऐसे फोर्स लगाई ऐसे सामने की तरफ, क्या घूमेगा?
नहीं घूमेगा ना, ऐसे ही हो गया, ये ऐसे पकड़ रखा और ऐसे फोर्स लगाई सामने, ठीक है। तुम देखो इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सिस को कट करेगा, तो अगर फोर्स एक्सटेंड करने पे एक्सिस को कट करती है, नो टॉर्क। आई बात समझे, है ना। तो फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करके देख लो, एक्सिस को कट करती है तो नो टॉर्क, ठीक है। इवन अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं, जो मैं ये दिखा रहा था अभी, ऐसे फोर्स लगाने का, तब भी नहीं घूमती। इसमें भी तुम देखो फोर्स मैंने ऐसे लगाई, ध्यान रखो एक्सिस तो एक लाइन होती है, लाइन एक्सटेंड की जा सकती है, फोर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हमने स्पेशल लिखा भी ऑन एक्सटेंडिंग। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, अच्छा लाइन तो अपने आप बढ़ गई, क्या हुआ ये, क्या ये एक्सिस को कट करेगा, एक्सटेंड करने पे भी कर रहा है ना अगर, तो भी ये नो टॉर्क है। अगर फोर्स एक्सिस को कट करेगी कोई टॉर्क नहीं है, चाहे वो एक्सटेंड करके करे चाहे वो बिना एक्सटेंड किए करे। बिना एक्सटेंड का मतलब जहाँ पे एक्सिस है, अगर मैं यहीं पे फोर्स लगाऊं तो भाई, जहाँ पे एक्सिस है मैं वहीं पे फोर्स लगाऊं तो घूमेगा ये घूमेगा, एक्सिस के ऊपर फोर्स लगाने से नहीं घूमेगा, क्योंकि वंस अगेन फोर्स इज कटिंग द एक्सिस। बात तो वही हो गई। तो चाहे वो एक्सटेंड करने पे कट करे चाहे एक्चुअल कट करे, अगर फोर्स एक्सिस को कट कर रही है, नो टॉर्क। सबको समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन में भी देखेंगे इस चीज को कि यूज कैसे करना होता है। एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जहां पे कट नहीं भी करती, बट इफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, अगर फोर्स पैरेलल टू एक्सिस है तो भी नो टॉर्क है। कट नहीं करेगी पैरेलल के केस में, बट फिर भी नो टॉर्क है। देखना जरा, ये एक्सिस है, ये मैं पैरेलल फोर्स लगा रहा हूं एक्सिस के पैरेलल, कट तो नहीं करेगी, पैरेलल लाइंस ऑब्वियसली कट नहीं करती, बट इस केस में भी टॉर्क नहीं लगेगी। होना क्या चाहिए, फोर्स को जिस प्लेन में एक्सिस लाई कर रहा है ना उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स को, तब टॉर्क लगती है। परपेंडिकुलर, देखो ये एक्सिस है, तो अगर हम इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, सबको समझ में आता है ना एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो फोर्स मुझे जेड एक्सिस पे लगानी पड़ेगी, तब घूमेगा ये, यानी परपेंडिकुलर प्लेन में लगानी पड़ती है टॉर्क फोर्स। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो मुझे फोर्स जेड एक्सिस पे लगानी पड़ेगी, आउट इन मे बी इनसाइड या आउटसाइड जैसे भी, बट परपेंडिकुलर टू प्लेन लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये दो कंडीशंस हैं, दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है कि फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही प्लेन में है। तो जब फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही प्लेन में होते हैं तो कोई टॉर्क नहीं होती। मतलब समराइज करें तो इन दोनों बातों का मीनिंग ये आ जाता है ना। बट उससे ज़्यादा इजी इसको समझना होता है कि पैरेलल के केस में भी नहीं लगती और कट करता है तो भी नहीं लगती। बात समझ आ गई, जीरो टॉर्क। तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में टॉर्क कैसे देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं जस्ट ढूंढने लग जाता हूँ बार बार। नेक्स्ट पेज पे चले, हाँ ये तो हो ही गया, ओके। तो जब हमने टॉर्क की बात करी, जब मैंने तुम्हें बताया कि टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल काम लगा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, है ना। तो एक्चुअल यूज करते टाइम वी कैन अवॉइड दैट थिंग, यानी हम बिना परपेंडिकुलर ड्रॉ किए भी काम चला सकते हैं, यानी एक ऑल्टरनेटिव भी होता है हमारे पास। तो प्रेफरेबली तो हम उसी को यूज करते हैं। हालांकि वो बात दूसरी है, कुछ केसेस में हम ये परपेंडिकुलर वाली बात को भी यूज कर लेंगे। दोनों चीजें आनी चाहिए, बट वो ज़्यादा ईजी होती है। तो वो दूसरी बात क्या होती है, मतलब अदर ऑप्शन। ये येलो ही क्यों चल रहा है यार, मैंने तो वाइट सेलेक्ट कर दिया था इसको। ठीक है, ये फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जेड एक्सिस ले रहा हूँ मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये फोर्स है, आर वेक्टर कैसे लिया जाएगा, एक्सिस से टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये आर वेक्टर हो जाएगा। ये डिस्टेंस को आर बोल देते हैं ना सच। तो आर वेक्टर ऐसे आता है, ये एंगल थीटा होता है। तो पिछली बार हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था, इस बार हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू दैट थिंग, ठीक है ना। कि हमें इस डायग्राम को देख के इजी काम क्या लगता है, याद है इजी काम क्या लगता है हमें इसको देख के,
इस डायग्राम को देख के इजी काम क्या लगता है हमें? नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन हो तो एनीवेज देखनी है। कंपोनेंट रिजॉल्व करना, ये नहीं लगता है इसके इस फोर्स के कंपोनेंट ले लो, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कितना इजी काम होता है कंपोनेंट लेना। तो हम एक काम करते हैं, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। कहाँ गया, मैंने क्या ड्रॉ किया था अभी? अच्छा, कंपोनेंट ड्रॉ कर रहा था ना मैं। तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, कंपोनेंट जो सब रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब एक काम करेंगे हम कि हम कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद ओरिजिनल वेक्टर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है ना। ड्यू टू कंपोनेंट एफ कॉस थीटा टॉक क्या होनी चाहिए? फॉर एफ कॉस थीटा टॉक क्या होनी चाहिए? कौन बताएगा? 0 होनी चाहिए, क्योंकि एफ कॉस थीटा कंपोनेंट को एक्सटेंड करेंगे, एक्सिस को कट करेगा। दिख रहा है सबको? इसलिए तो बात पहले बताई थी 0 वाली, क्योंकि एफ कॉस थीटा जो कंपोनेंट है ये कोई टॉक नहीं क्रिएट कर रहा। पता लग रहा है सबको? डाउट तो नहीं है कोई? ठीक है ना। तो ड्यू टू एफ कॉस थीटा टॉक इज 0। जस्ट फॉर नॉलेज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट जो आर के अलॉन्ग होता है। तो जो आर के अलॉन्ग कंपोनेंट होता है इसको रेडियल कंपोनेंट भी बोल देते हैं। ये नाम नहीं भी बता तो कोई दिक्कत नहीं है किसी के लिए, है ना। जस्ट फॉर नॉलेज कि इसको रेडियल कंपोनेंट भी बोल देते हैं, और हम कह देते हैं कि रेडियल कंपोनेंट की टॉक हमेशा 0 होती है, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट तो कट करेगा एक्सिस को हमेशा पीछे बढ़ाने में। एफ कॉस थीटा, एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एक बार कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए, डोंट लुक बैक एट द ओरिजिनल वेक्टर। अब तो तुम कंपोनेंट की टर्म से बात करो, मुझे बता एफ कॉस थीटा कट करेगा या नहीं करेगा? कंपोनेंट्स ही देखते हैं ना। तो जब तुमने कंपोनेंट रिजॉल्व करना सीखा था, तो अब ये बात अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो कि एक बार हमने कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए तो उसके बाद सिर्फ कंपोनेंट को ही देखते हैं, हम ओरिजिनल वेक्टर को नहीं देखते दोबारा। अब कंपोनेंट्स की बात करो अलग अलग। एफ कॉस थीटा के लिए बताओ क्या लगता है तुम्हें कि एफ कॉस थीटा क्या एक्सटेंड करने पे कट करेगा? आंसर इज यस, तो टॉक 0। ठीक है ना। कंपोनेंट्स को अलग अलग देखा जाता है हमेशा, उसके बाद ओरिजिनल नहीं देखते कंपोनेंट रिजॉल्व के बाद, ठीक है ना। ओरिजिनल वेक्टर को तो तुम हटा दो यहाँ से चाहे, अब तो इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ, कंपोनेंट्स के बाद कंपोनेंट ही देखते हैं। अब नाउ बिकॉज ऑफ एफ साइन थीटा टॉक कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा करने पे कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद तो ये आर खुद ही परपेंडिकुलर है, अब मुझे इसमें अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दूसरी टॉर्क आ जाएगी हमारी एफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर। अब तो आर खुद परपेंडिकुलर है, अलग से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना। इजी हो गया ना कंपैरेटिवली, कि अलग से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की बजाय कंपोनेंट रिजॉल्व करें। तो हमें पता लग गया एक कंपोनेंट जो आर के अलॉन्ग होता है उसकी वजह से टॉक होती ही नहीं है, दूसरे कंपोनेंट के लिए वो खुद ही परपेंडिकुलर हो जाता है डिस्टेंस। और क्या लग रहा है, क्या ये सेम रिजल्ट नहीं आ गया आर एफ साइन थीटा? वो जो हमने अलग से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसके बाद भी तो यही आ रहा था, है ना। तो इट इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू दैट, ठीक है। नो टॉक की कंडीशन कंपोनेंट रिजॉल्व करके देखना, सबकी समझ में आ गया। परपेंडिकुलर वाली बात थोड़ी कम भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं है, वो ओवर द टाइम समझ में आ जाएगी। बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे, चेंज कर दूं? कर दूं? अच्छा आज करना है ना पहले। ओके, तो बिफोर वी प्रोसीड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या बनाया मैंने? ये क्या बनाया? क्या बनाया मैंने? ये तो मैं बोलूँगा मुझे भी नहीं पता, वैसे तो क्या बनाया, ऐसे बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है ना।
तो चलो जो भी चीज़ है, ये इसका एक्सिस, हाँ जी चल अंडा लगा ले, वैसे अंडा ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मैंने सिर्फ डॉट दिखाया है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस एक लाइन होती है ना, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। 20 सेंटीमीटर दूर ये एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, 15 सेंटीमीटर अवे ये एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन विच इज परपेंडिकुलर टू इट। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर अवे एक फोर्स है 2 न्यूटन जो स्ट्रेट लाइन में है। देन 20 सेंटीमीटर अवे ये एक फोर्स लग रही है मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और फोर्स ले लेते हैं 15 न्यूटन ले लो। चलो क्वेश्चन है फाइंड द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी। सो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें नेट फोर्स 0 है, तो फोर्स अलोंग एक्स भी 0, फोर्स अलोंग वाई भी 0। ठीक है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टॉर्क 0। तो अभी ये क्वेश्चन करेंगे, खैर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट बिफोर दिस मैं एक और केस ले रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, फिर हम इस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाएंगे। देखो, तो मैं इक्विलिब्रियम की बात करने वाला हूँ यहाँ पर। पेन टूट जाए तुम्हारा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना दिक्कत? वेरी गुड, नहीं तोड़ रहा है, डोंट वरी, वैसे वैसे बोल रहा हूँ, नहीं तोड़ रहा। ओके, कैन यू सी इसको मैंने कैसे होल्ड किया हुआ है? ध्यान से देख लो, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक थंब से इसको यहाँ सपोर्ट दे रखी है, मैंने अपनी फिंगर को थंब से थोड़ा सा आगे एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया हुआ है। अब क्या ये मूव कर रहा है पेन, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। कैन वी से इट इज एन इक्विलिब्रियम? ठीक है ना। इसको थोड़ा और अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे एक और पेन हैंग कर देता हूँ इस पर। ठीक है, हो गया, ये लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ वेट अगर हम हैंग कर देते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा इसका पता लगता है। सब अभी होल्ड करके देख लेना, ये वैसे मज़ा नहीं आ रहा, बहुत लाइट पेन है। कुछ हैवी सी चीज़ नहीं है, कोई हैवी सी चीज़ नहीं है। वो पाउच नहीं होता किसी के पास, पाउच जो लटक जाए इसके ऊपर, उसमें हैंगर भी हो। हाँ ये ठीक है ना, इसके पास सारी चीज़ें नहीं, लेकिन पाउच को हैंग कैसे करेंगे? नहीं, हैंगर जैसी चीज़ नहीं है ना इसमें। चलो कोई बात नहीं, वेट भी नहीं है इसमें एक्चुअली, बहुत खाली पाउच है। चलो कोई नहीं, ओके ठीक है, काम चल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना हमने, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें। पता लग रहा है? किसी को ट्राई करना है ऐसे होल्ड करना है, होल्ड करके। हम इसको एक क्वेश्चन की तरह करने वाले हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। सो इट इज़ वन ऑफ द केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। सबको समझ में आ रहा है? तो हम इसको चलो ड्रॉ करते हैं। थैंक यू। तो पी लो बिल्कुल। तो वेट mg मैंने यहाँ हैंग कर रखा है। अगर इस रॉड का अपना भी कोई वेट होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। रॉड को यूनिफॉर्म मान सकते थे, जो भी थी वो पेन, ठीक है ना। तो उसका मास सेंटर पे मान ले, तो रॉड का अपना वेट mg रॉड के सेंटर पे। मैंने एक एडिशनल वेट हैंग किया था, जो पाउच हैंग किया था, कॉर्नर पे मान लेते हैं, जहाँ भी दे रखा होगा। ऐसे बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन के अंदर तुम्हें लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है। क्वेश्चन है ये मेरा हाथ है भाई, ये मेरा हाथ है, एक थंब और एक फिंगर, जो मैंने इसको होल्ड किया था ऐसे, ठीक है ना।
मान ले, मानना ही पड़ेगा। ले ले अब, ठीक है। थोड़ा बना अजीब सा है बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन है फाइंड एक्स। मैं ये देखा था ना तुमने, थोड़ा गैप था, ये गैप एक्स बताना है, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? हम कहेंगे रेस्ट है ना, तो इक्विलिब्रियम है। जब भी हमें इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो तुम क्या करोगे? तुम हमेशा एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप चलोगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। सबसे पहले उस केस में जितनी भी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनको मार्क करो, है ना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 फोर्सेस तो मार्क कर रखी हैं ऑलरेडी, वेट जो फोर्सेस थी यहाँ पर। और कौन सी फोर्सेस हैं? और क्या फोर्सेस यहाँ पर? इस थंब से मैंने ना कुछ प्रेशर डाउनवर्ड दिया होगा, इसको मैंने रोक रखा है इसको। मैं ये डालूंगा ना, ये ऐसे गिर जाएगा, लग रहा है सबको? अगर मैंने थंब हटा दिया तो गिर जाएगा, यहाँ से रोटेट होके गिर जाएगा, पता लग रहा है? यही तो रोटेशन है। तो इस थंब ने रोक रखा है इसको, तो इसका मतलब थंब से मैंने कुछ फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रखी है। इसलिए मैं कह रहा था तुम चाहो तो ट्राई भी करके देख सकते हो, ताकि जिससे तुम यू कैन एक्सपीरियंस योरसेल्फ कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो मेरी यहाँ पे फिंगर है, ये वाली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, इसके ऊपर आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसी के ऊपर टिका हुआ है सारा सिस्टम। अब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगा ऐसे ऊपर, कॉन्टैक्ट, जहाँ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे फिर नॉर्मल रिएक्शन आता है ना किस तरह से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ये फोर्सेज है इन्वॉल्व। तो स्टेप नंबर 1 समझ में आया? सबसे पहला काम आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, क्योंकि एक भी फोर्स छोड़ दी समझ लो क्वेश्चन गलत है। कुछ भी गलत छूट गया तो क्वेश्चन गलत है फिर, है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस। फिर स्टेप नंबर 2, गो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ट्रांसलेशनल से ही सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग फोर्स अलोंग एक्स 0 होती है। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स पे कोई फोर्स दिख रही है तुम्हें? तो हम कहेंगे यहाँ तो सारी फोर्सेज ऊपर नीचे हैं, एक्स पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 0 ही है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मतलब फ़ायदा कुछ नहीं हुआ मुझे। वरना फोर्स अलोंग एक्स अगर कुछ होती फोर्सेज तो मेरी इक्वेशन बन जाती है एक्स पे, बट यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब नहीं है, तुम कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? फोर्स अलोंग वाई 0। तो फोर्स अलोंग वाई 0 का मतलब जितनी डाउनवर्ड फोर्स है उतनी अपवर्ड फोर्स है। तो डाउनवर्ड कौन कौन है? डाउनवर्ड है एफ, छोटा एम जी और बड़ा एम जी, 3 फोर्सेस डाउनवर्ड है, और अपवर्ड मेरे पास एक ही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो किसी को अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पे कोई हैवी चीज़ टांग देता हूँ ना, तो हमारी ये वाली जो फिंगर है इसके ऊपर पेन होनी स्टार्ट हो जाती है इससे, क्योंकि 3 फोर्सेस को यही फिंगर तो बैलेंस कर रही है। तुम देख रहे हो अपवर्ड सिर्फ एक ही है, ये n इक्वल टू ऑल द 3 फोर्सेस, यानी जितनी भी तुम फोर्स लगा रहे हो ना सबका नेट रिजल्ट इसी पे ही आ रहा है। तो यही फिंगर है जिसने सबको सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे ये बहुत प्रेस कर रही होती है इस तरह से फिंगर को, रॉड। खैर एनीवेज चलो वो एक अलग बात है। इक्वेशन बन गई। तुम अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तो तीनों चीज़ें गिवन होंगी, मान लेते हैं, है ना। तो मान लो तीनों चीज़ें गिवन है, तो क्या निकल गया? नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अगर उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा ही ये होता है n निकालो, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाता यहीं पे, है ना। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ n निकालने का ही क्वेश्चन होता तो मेरा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता, मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। बट फिलहाल उसने मुझसे क्या पूछा था? फाइंड x, है ना। इसमें तो x कहीं आया ही नहीं। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ? पहले मैंने फोर्स अलोंग x को 0 बोला, फिर फोर्स अलोंग y को 0 बोला, फोर्स आइडेंटिफाई करने के बाद, है ना। और अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा, देन यू गो फॉर द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या होती है? टॉर्क 0 करना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। मेन काम तो वही सीखना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे लगाना है, यहाँ पर सीखने वाली बात तो वही है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे चलें। अब रोटेशन या टॉर्क
जब हम देखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब टॉर्क देखने के लिए तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चाहिए या नहीं चाहिए, तभी तो देखोगे डिस्टेंस, है ना। तो इस क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लें, यानी जब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन होता है, जब कोई चीज रोटेट हो रही होती है ना, तो हम इजीली वी कैन आइडेंटिफाई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में तो रुका हुआ है, ये तो रोटेट भी नहीं हो रहा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लें, कहाँ लें? तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लें, तो इसका आंसर है जहां मर्जी लो, जहां तुम्हारा मन करे वहां लो। बात समझ आई? कहने का मतलब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो तुम्हारा मन कर रहा है वो ले लो, यू कैन टेक एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ आई? आई? कैसे निकालेगा पता, क्या करेगा एक्स निकालने के लिए? तो फोर्स अलोंग एक्स फोर्स अलोंग वाई में नहीं हुआ ना, क्या पता टॉर्क में हो जाए, तभी तो मैं थर्ड ऑप्शन पे आ रहा हूँ, वरना मैं क्या करूँ? क्वेश्चन में दे रखा है रॉ आ जाए, इक्विलिब्रियम में सॉल्व करो, अब मैं क्या करूँ? कोई तो कुछ तो करेंगे ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो आएगा एक्स उसमें, उससे निकलेगा, तभी तो इनसे नहीं हो रहा, थर्ड पे जाना पड़ रहा है मुझे। ये तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, फोर्स अलोंग एक्स जीरो फोर्स अलोंग वाई जीरो। मैंने स्टार्टिंग में उस टाइम यही तो बात बताई थी कि हम सिस्टमैटिक चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ट्रांसलेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, रोटेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर उसने मुझसे एन पूछा होता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, मुझे कुछ करना ही नहीं था, थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिलहाल जरूरत पड़ रही है। क्या लगाना है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो तुम सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट करो, बताओ कहाँ लें, थंब पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, या कहीं और लें, सारी ऑप्शंस हैं, कहीं भी लो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी लो में जब मुझे लेना होगा तो मैं ऐसा ही कोई पॉइंट लूंगा जहाँ पे कोई फोर्स लग रही होगी, क्योंकि बाहर लेने का मतलब तुम अपना काम बढ़ा रहे हो, फायदा कुछ नहीं। अप्लाई उस पर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ लें तू बता? एन पे ले लूँ? तो ये कह रहा है एन पे ले लो, तो कोई बात नहीं, एन की लोकेशन को ले लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन हम मेंशन कर देंगे बात, ठीक है ना। तो टेक एक्सिस एट ओ बोल देता हूँ मैं इसको, तो टेक एक्सिस एट ओ, बस ये बात एक लिख दो, जहाँ पे भी ले देता हूँ, ओ लो, ए लो, बी लो, सी लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो लो एक्सिस। एक्सिस में ध्यान क्या रखना है, तुम सिर्फ एक्सिस के लिए पॉइंट सेलेक्ट करते हो, वो कहता है ना एक्सिस कहीं भी लो, वो कहीं भी लो का मतलब है तुम पॉइंट कहीं भी लो, बाकी एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाएगा, एक्सिस ऐसे नहीं लोगे। जिस प्लेन में तुम ये सारी सिचुएशन को देख रहे हो ना, उस प्लेन में एक्सिस नहीं लोगे, तुम उसके परपेंडिकुलर लोगे एक्सिस हमेशा, है ना। बस हम पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है ऐसे। बात समझ आ गई? तो ये एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे? टॉर्क यूज करेंगे, सारी टॉर्क्स देखेंगे करके। सबसे पहले एन की वजह से टॉर्क कितनी आएगी? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क कितनी आएगी? 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो एक्सिस को कट कर रहा है, फोर्स अगर एक्सिस को ही कट करे तो टॉर्क 0 होती है। तो तभी हम इसी वजह से कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे कोई फोर्स लग रही हो, ताकि उसकी टॉर्क 0 हो जाए, हमारा काम कम हो जाएगा। भाई एक आध टॉर्क 0 हो जाएंगी तो काम कम हो जाएगा ना कैलकुलेशन का, ठीक है ना। तो ये एन की वजह से टॉर्क 0, एफ की वजह से टॉर्क एक्स इंटू एफ, फोर्स इंटू, यहाँ तो सीधा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कुछ करना ही नहीं, तो एक्स इंटू एफ एक टॉर्क आ रही है, पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा क्या आयुष? एक्स इंटू एफ है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक टॉर्क आ गई हमारे पास एफ इंटू एक्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एफ एक्स इंटू एफ, एक्स इंटू एफ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी होता है ना, हाँ। हाउ इट वर्क्स? एक्स एफ, क्योंकि हमेशा याद रखना है आर एफ, एक्सिस से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ जाओगे और फिर फोर्स की तरफ टर्न करोगे, है ना, उल्टा नहीं देखना होता इसको। आउटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, एक टॉर्क ही आ गई, बताओ और कौन सी टॉर्क आएगी? एक टॉर्क आएगी एम जी इंटू दिस डिस्टेंस, छोटा एम जी, तो एक टॉर्क आएगी छोटा एम जी इंटू दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को क्या बोलूँ? ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म बॉडी है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। इस एंड से ये डिस्टेंस L/2 है, तो L/2 माइनस एक्स ये डिस्टेंस है,
ठीक है ना, L/2 माइनस एक्स। वो डिस्टेंस भाई अपना देखना पड़ेगा तुम्हें। ये प्रॉब्लम ये नहीं आती अगर तुम यहाँ ले लेते एक्सेस, तो एक एक्स होता, दूसरा L/2 होता, तीसरा सीधा L होता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा वो तो खैर, लेकिन इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना। मतलब मैं एक्सेस यहाँ भी ले सकता था इस एंड पे, थंब वाली पोजीशन पे। तो मेरा एक डिस्टेंस x इंटू एन, एक टॉक, L/2 इंटू एम जी और L इंटू एम जी, 3 टॉक होती। तो ये L/2 माइनस एक्स वाली प्रॉब्लम ना आती उसमें, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, एक टॉक ही आ गई। तीसरी टॉक एम जी इंटू L माइनस एक्स, इसका भी डिस्टेंस L माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। किसकी समझ में नहीं आ रहा? कुछ तो लग रहा है मुझे जिनकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर लो। कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द टफेस्ट चीज़ें जो टॉक में हो सकती हैं, ठीक है ना। मतलब टॉक का कोर कॉन्सेप्ट तो यही होता है, ठीक है। मैंने डायरेक्शन नहीं ली, इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? एम जी इंटू L/2 वाली। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की तरफ जाते हैं, आर इंटू एफ, क्लॉकवाइज, है ना, नेगेटिव। ये वाली भी क्लॉकवाइज, यानी ये दोनों नेगेटिव हैं। तो ऑब्वियसली जीरो करने के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आएंगी तभी तो जीरो होगा। और नेट टॉक को कह देंगे जीरो, नेट टॉक इज जीरो। ये तो करना था मैं, इक्विलिब्रियम टॉक जीरो का केस। कुछ आया, कुछ नहीं आया ना समझ में? क्या आ गया ना? अभी क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन और लेंगे, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, जरूरी नहीं है एक बार में समझ में आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। बट पता लगा, अगर मुझे सारी वैल्यूज वगैरह दे रखी होंगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा इसमें भाई। ऑब्वियसली L/2 एम जी वगैरह चीजें दे रखी होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। पता लगा? तो जब भी हमें इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, पहला काम। सेकंड काम, उनको रिजॉल्व कर लो, अगर जरूरत पड़ती है तो रिजॉल्व करने की जरूरत हो सकती है, रिजॉल्व कर लो, ठीक है। थर्ड काम, सबसे पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे चलो, Fx0 F/0, पहले Fx0 करो, हो सकता है इक्वेशन बन जाए, जैसे इस केस में नहीं बन रही थी वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो Fx0 उससे एक इक्वेशन बनेगी, फिर Fy पे चलो, Fy0 उससे इक्वेशन बनेगी, है ना। हो सकता है क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाए, वहां नहीं हो रहा, देन यू हैव अनदर ऑप्शन, टॉक जीरो, ठीक है। चले अब पिछले वाले क्वेश्चन पे कर लो, ये लिख लो जो करना है। सेम कॉन्सेप्ट है वो, बिल्कुल बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जब करके देखते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं, क्योंकि वैसे अदरवाइज टफ होते हैं क्वेश्चंस। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। एनसीईआरटी में एक्चुअली पहले तो 3 होते थे, 3-4 होते थे, अब तो 2 ही क्वेश्चन है। एक शॉर्ट एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में। ठीक है ना। तो टेंशन T1 T2 कॉम्पोनेंट से सॉल्व करेंगे, ये एंगल 53 है, ये भी 53 हो गया। तो T1 cos 53 एंड T1 sin 53। इन द सेम वे यहाँ पे ये 36.9 को 37 की तरह ट्रीट करेंगे, क्यों 36.9 लिख रहे हैं इसको। T2 cos 37 एंड T2 sin 37। फोर्सेस ले ली, कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फोर्स अलोंग x0। तो अब हमें चलना चाहिए फोर्स अलोंग x0, फोर्स अलोंग y0, है ना। तो इस केस में x पे भी 0 बन रही है इक्वेशन। तो अगर हम फोर्स अलोंग x को 0 कर देते हैं तो मतलब T1 cos 53 एक फोर्स है, माइनस
T2 cos 37 इज इक्वल टू 0, तो सीधा इक्वल कह दूँ? ये बात समझ में आती है? इक्वल टू 0 करेंगे तो ये एक्चुअली इक्वेट हो जाएंगे, cos 37 है ना, डायरेक्ट लिख दूँ ना, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, तो मतलब दिस इक्वल टू दिस, फोर सो लॉन्ग 0 ही होगी ना ये चीज़। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब बेनिफिट हुआ ना एफ का भी कि एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। सॉल्व कर लें अगर हम, तो T1 cos 53 होता है sin 37 यानी 3/5, और cos 37 होता है sin 53, cos 37 इज 4/5, ये बाय 5 कट जाएगा, 3T1 इज इक्वल टू 4T2। तो रख लें थोड़ा साइड में, क्या पता फ्यूचर में कुछ काम आ जाए हमारे, है ना। तो एक इक्वेशन बन गई जो हमारे काम आ सकती है आगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट स्टेप फोर्स अलोंग y0। नेक्स्ट स्टेप इज फोर्स अलोंग y0। तो फोर्स अलोंग y को 0 करेंगे, तो फोर्स अलोंग y हमारा एक तो ऊपर लग रही है T1 sin 37, एक और लग रही है T2 sin 53, है ना, उल्टा बोल लिख दिया मैंने, sin 53 है ना, और ये 37 है। T1 sin 37, T2 sin 53, ये दो फोर्सेस ऊपर लग रही हैं और नीचे वेट लग रहा है, तो ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू नीचे वाली फोर्स F/0, या मतलब माइनस W इक्वल टू 0 कह दो या इक्वल टू W कह दो, बात तो एक ही है कि नहीं है कि बात। T2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू W, तो मतलब 3T1 प्लस 4T2 इज इक्वल टू 5W। W को मैं गिवन भी ले सकता हूँ, एक काम करते हैं, W की वैल्यू ले लूँ, कितनी ले लूँ, 100 ग्राम, वेट ले लेते हैं 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का मतलब होता है 0.1 kg, है ना, और mg करना होता है, तो 0.1 इंटू 10 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, 0.1 इंटू 10, तो इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इसको 1 ही ले लूँ W की जगह, NCERT ने शायद W दे रखा है, तो W की जगह में सॉल्व हो जाएगा उस केस में, ये होता है। फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा कि W की जगह 1 ले लेते हैं। 1 समझ में आया ना कैसे आया, mg 0.1 kg इसका मास हो गया और g की वैल्यू 10 ले ली मैंने, ठीक है, mg। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन फैक्ट, क्या यहाँ पर मैं m को ग्राम में लेके चल सकता था? जैसे पिछली बार हमने सेंटीमीटर में ले लिया था, इसका क्वेश्चन वैलिड था वहाँ पर, क्या मैं यहाँ पे ग्राम में लेके नहीं चल सकता था? चल सकता हूँ या नहीं चल सकता? ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है, कहाँ पे लेके चल सकते हैं, कहाँ नहीं चल सकते। बोलो यहाँ पे ग्राम में 100 ग्राम ही ना लेके चल लूँ, तो याद रखो 100 ग्राम में मैं नहीं लेके चलूँगा। उसका रीज़न ये है, अगर तुमने 100 ग्राम ले लिया ना, तो तुम जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं यूज़ कर सकते, फिर वो ऐसा ही यूनिट में है ना, फिर आंसर न्यूटन में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारा सिस्टम, एक चीज़ CGS में और एक चीज़ SI में, क्योंकि वहाँ पे यूनिट ऐसे नहीं है ना कि हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम मीटर पर सेंटी स्क्वायर कब बोले, हम उसको न्यूटन बोलते हैं। अब न्यूटन तो लेकिन SI यूनिट है, तो SI के लिए सब कुछ SI में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी की वैल्यू CGS सिस्टम में पता है तुम्हें 980 होती है, सुना है कभी? लेकिन किसी ने यूज़ की है कभी 980? हमेशा हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट 9.8 या 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन SI सिस्टम में वो 980 या 1000 होती है, जो हमें कभी नहीं याद रहती। तो इसलिए जहाँ भी वेट निकालना हो, कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करता CGS में चलो, क्योंकि तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा कि जी की वैल्यू 1000 लेनी है। CGS में जी की वैल्यू 980 हो जाती है ना, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो CGS, तो तुम अगर एक चीज़ 9.8 ले रहे हो और दूसरी चीज़ ग्राम में ले रहे हो, तो तुम मिक्स एंड मैच करोगे, इसको गड़बड़ हो जाएगी वो फिर, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन समझ में आई? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अगर तुम इनको देखो तो T1 T2 की टर्म्स में सॉल्व हो जाएंगे, T1 भी निकल जाएगा, T2 भी निकल जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, T1 T2 निकल जाएंगे। तो अगर उसने क्वेश्चन पूछा ही ये होता कि फाइंड T1 T2, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाता यहाँ पे, मुझे थर्ड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं थी। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? कि अगर उसने क्वेश्चन में पूछा ही तुमसे ये है कि T1 T2 फाइंड करो, तो तुम्हारा काम यहीं खत्म हो जाएगा, इसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल अगर उसने क्वेश्चन में तुमसे x पूछा है, फिर तो आना पड़ेगा थर्ड ऑप्शन पे, और थर्ड ऑप्शन क्या होती है? टॉर्क 0।
ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन होती है टॉर्क जीरो। ये तो रब कर दो ना ये वाली साइड, तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अब। टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो के लिए क्या करना होता है? टॉर्क जीरो के लिए क्या करना होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना होता है ना, विच कैन बी ऑफ योर चॉइस। कहाँ ले? मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूँ जहाँ पे इसका वेट लग रहा है। कहाँ ले एक्सिस ऑफ रोटेशन है? ये कह रहा है ए पे, तो इसकी बात पहले ही मान ली थी, इसके बाद दोबारा मान। तू बोल रहा था ना ये अभी, कुछ नहीं बोला वैसे, है ना। तो इसके बाद दोबारा मान लेते, कोई बात नहीं, ए पे ले लेते हैं। बाकी एब्सोल्युटली योर चॉइस, ठीक है ना। हालांकि मैं तुम्हें एक टिप दूं इसके अंदर। टिप यहाँ पे ये है कि जब तुम्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद ही मानना है तो ऐसे पॉइंट को मानो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्सेज लग रही हो, क्योंकि वो फोर्सेज उस पॉइंट पे लग के टॉर्क जीरो कर देंगी। उसी को एक्सिस मान लेंगे तो फिर तो फोर्सेज एक्सिस को कट करेंगी ना। चलो खैर, नई बात समझ में आई, कोई बात नहीं। ए पे एक्सिस एट ए ले रहे हैं, ए पे ले रहा हूँ एक्सिस, ठीक है। व्हाट इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ T1 cos 53? अकेला इससे भी नहीं आएगा, अकेला इससे भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें T1 T2 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो T1 T2 यहाँ सॉल्व होंगे, यूज यहाँ होंगे। मतलब ये तो बहुत ही रेयर ही केस है कि सीधा ही उससे उससे हो जाए तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। वो फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस से आती है फिर वो बात है क्वेश्चन कर करके, कि तुम्हें देख के पता लग जाए कि ये तो जा रहा है कि वो करेंगे तो हो जाएगा। वो एक अलग बात होती है, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तुम देखोगे तुम्हारे क्वेश्चन में सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी जो तुमने की हैं, ठीक है ना। अभी देखते हैं, देखो। अच्छा, T1 cos 53 की वजह से टॉर्क कितनी आई? पता लग रहा है जीरो? कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता लग रहा जीरो क्यों आई? सबको पता लग रहा है जीरो? T1 sin 53 टॉर्क कितनी होगी? T1 sin 53 की वजह से, नहीं sin 53 नहीं, जो भी, हाँ sin 53 तो है। T1 sin 53 की वजह से कितनी टॉर्क होगी? हैं? T1 sin 53 की वजह से कितनी टॉर्क होगी? T1 sin 53 की वजह से कितनी टॉर्क होगी? अंकित, अंकित है ना तेरा नाम? नहीं अंकित, इसका कितनी होगी? कितनी होगी? अबे यार, क्या होगी? उकाशा जीरो। दो ने आंसर जीरो बोला अभी तक। हाँ जीरो ही तो है, बेवकूफ हो, कैसी बातें कर रहे हो तुम। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम एक्सिस ए पे ले रहे हो, क्या ये फोर्स एक्सिस को कट नहीं कर रही? T1 sin 53 भी तो एक्सिस को कट कर रही है, वो भी एक्सिस को कट कर रही है, वो भी एक्सिस को कट कर रही है। टॉर्क जीरो होती है जहाँ एक्सिस कट हो जाती है। फोर्स जहाँ एक्सिस को कट करती है टॉर्क जीरो होती है वहाँ पर। तो यहाँ तो दोनों कंपोनेंट एक्सिस को कट कर रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट को लेने का फायदा था, क्योंकि दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगी तुम्हारी, है ना। व्हाट इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस W? टॉर्क बिकॉज ऑफ W। यार अब तक तो आ जाना चाहिए था, तुम कैसी बिल्कुल ब्लैंक फेसेस क्यों दिखा रहे हो इस टाइम? टॉर्क जीरो W, वेरी गुड। एक्स इंटू W, जीरो क्यों होगा? ये थोड़ी एक्सिस को कट कर रहा है, एक्सिस ही है। मैंने बताया था पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं। ये एक्सिस है तो ये क्यों जीरो करेगी? ये तो दूर है ना उससे। तो एक्स इंटू डब्ल्यू सीधा था, तो एक्स इंटू डब्ल्यू, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स इंटू डब्ल्यू डायरेक्शन, एक्स इंटू डब्ल्यू की डायरेक्शन, एक्स इंटू डब्ल्यू इनवर्ट्स क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस ले लूं। नेक्स्ट इज एक कॉम्पोनेंट ये है T2 cos 37, इसकी वजह से टॉर्क कितनी होगी? ओ बेटे, कौन कौन बोल रहा है जीरो? प्रिया बोल रही है जीरो, है ना। प्रिया ये पता था ना नाम, ये जीरो बोल रही है। तो इसके साथ मैं पूछ रहा हूँ T1 cos 37 की वजह से टॉर्क कितनी होगी? तो हु वांट्स टू सपोर्ट हर? वेरी गुड, हो बेटे, सपोर्ट में आ गया है। देविका जीरो होनी चाहिए, लग रहा है तुम्हें जीरो होनी चाहिए? क्यों क्यों लग रहा है?
वेरी गुड। जीरो एक्स अबे ये टी, ये लाइन है ना इसकी, लाइन ऑफ एक्शन। एक्सटेंड करने पे एक्सिस को कट करेगी, एक्सटेंड करने पे एक्सिस को कट कर रही है, भूल क्यों जाते हो बातों को? तो T1 cos 50 थीटा 0 बोला तो है, इसकी भी टॉक मैंने 0 बोली है, इसकी भी टॉक 0 बोली है, बोला तो है। ये भी कट कर रही है, ये भी कट कर रही है और ये भी कट कर रही है। इस बार 3 केसेस है जिनके 0 है, सबकी वजह से टॉक 0 है। किसकी वजह से 0 नहीं है? एक इसकी वजह से नहीं है, x इंटू डब्ल्यू, और एक टॉक ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा, इसकी वजह से नहीं है 0, है ना। तो दूसरी टॉक आ जाएगी T2 इंटू साइन 37, साइन 37 हो गया 3/5 इंटू ये लेंथ 2 मीटर है, लेंथ 2 मीटर है, दिस इंटू दिस कॉम्पोनेंट, है ना। और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड्स। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर 0, है ना। तो इसके अंदर भी तुम्हारा T2 यूज हुआ, देख रहे हो। और W की वैल्यू 1 है, W तो 1 पुट कर सकते हैं 1 न्यूटन फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। W 1 है, T1 T2 यहाँ से सॉल्व कर लोगे और T2 की वैल्यू यहाँ पे यूज होगी, जिससे तुम्हारा x कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। स्टेप समझ में आए? तो ये लेंथी क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा मतलब एक 1 मार्कर क्वेश्चन जैसे नहीं होते ये क्वेश्चन नॉर्मली, क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर होता है करने का, ठीक है ना। बट आइडिया लगा? तो इसको क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क या इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज बेसिकली, जहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम